हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट की इस वीडियो में 1 से 12 तक के प्रैक्टिस सेट को करा दिया गया है, तो जाके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि क्वेश्चन को देख के पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं और हमें एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बताना है कि किसके इस मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है इसे किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। वहाँ युद्ध हो घमासान का या रहा था, तो इसमें त्रुटि है घमासान का, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें होना चाहिए वहाँ घमासान युद्ध हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि पक्षी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि समानार्थी का अर्थ होता है उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो बताना है कि पक्षी के समान अर्थ इन 4 ऑप्शन में से कौन से शब्द रखते हैं। ऑप्शन है केकी, खग, पन्नग या अली। तो पक्षी के समान अर्थ इसमें खग रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है नाक भौ सिकोड़ना। बताना है कि नाक भौ सिकोड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है इज्जत बचाना, घृणा करना, घमंड करना या इशारा करना। तो नाक भौ सिकोड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है घृणा करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घृणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि न्यून का विलोम क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात विपरीतार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द अर्थात उल्टा शब्द। तो बताना है कि न्यून का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है थोड़ा, नूतन, अल्प या अधिक। तो न्यून यानी कम होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा अर्थात अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से गलत कौन सा लिखा गया है वर्तनी दृष्टि से। ऑप्शन है पुरस्कार, आशीर्वाद, मयंक या प्रमाणिक। तो पुरस्कार बिल्कुल सही है, मयंक भी सही है और वो प्रमाणिक भी सही है, जबकि आशीर्वाद यह गलत लिखा गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। यदि बात करें हम आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है, तो आशीर्वाद आपका यह इस प्रकार लिखा जाता है, शुद्ध रूप इसका यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बताना है कि बिना विचारे किया गया विश्वास, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास या विश्वास। तो बिना विचारे जो हम विश्वास कर लेते हैं किसी पर, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। बताना है कि जो अंडरलाइन है मैं बहुत कुछ, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा। ऑप्शन है मैं बहुत कुछ संकलित है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कि अंदर बहुत पड़ा है, कि अंदर बहुत कुछ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। आपका क्वेश्चन दिया गया है और उसे 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है तितली के पास पंख सुंदर होते हैं या कोई त्रुटि नहीं है। बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग नंबर 1 में, अर्थात तितली के पास जो दिया है यहाँ यह पास होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका हो जाता कि तितली के पंख सुंदर होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके भाग नंबर 1 में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान दिया गया है और बताना है कि इसके स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा। कि भीड़ बढ़ गई। बताना है किसकी भीड़ बढ़ गई। ऑप्शन है दर्शक, दर्शकों, पाठक या श्रोता। तो दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि हरे भरे खेत डैश डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, लहराते फहराते लहलहाते या चमचमाते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहलहाते। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। बताना है कि इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा। काव्य बनाते समय किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है, कविता करते समय या काव्य करते समय। तो कवियों को कविता करते समय आनंद की अनुभूति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काव्य के स्थान पे कविता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा डैश डैश करी, निहारी, देखी या की। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। बताना है कि महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। इस व्यायाम के स्थान पे कौन सा शब्द करेक्ट होगा। ऑप्शन है चिंतन, अभ्यास, लेखन या प्रयास। तो महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य के लिए कालातीत जो दिया है इसको हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। बताना है कि कालातीत को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका समय बीत गया हो। जिसका समय बीत गया हो उसे हम कालातीत कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अगाध, गहर, असाध या अबाध। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे हम एक वाक्यांश के रूप में अगाध कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगाध। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। और इसी प्रकार के हिंदी के प्रैक्टिस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।